दोस्तों, कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में एक बहुत बड़ा सिक्वाया का ट्री था। लोग इस दरख्त को मार्क ट्वेन ट्री कहा करते थे। ये इतना बड़ा था कि इसका डायामीटर 4.5 मीटर तक है। इस तरह इसकी उम्र तकरीबन 1341 साल मानी जाती है। यानी जब ये दरख्त उगना शुरू हुआ था उस वक्त अभी यूरोप में डार्क एजेस का दौर चल रहा था और दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थी। ये दौर उस वक्त शुरू हुआ जब रोमन सल्तनत 476 ईस्वी में टूटकर खत्म हो गई। इसके बाद यूरोप में सियासी, समाजी और सकाफती लिहाज से एक जवाल सा आ गया था, मगर सन 1891 में जॉइंट ट्री को गिराने का फैसला किया गया। लोगों ने आरी और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके इस जॉइंट ट्री को गिरा दिया। इसे काटने में वर्कर्स के तकरीबन 13 दिन सर्फ हुए, जिसे बिल मिल्स, एस.डी. फिप्स और बार्नी जॉन ल्यूकी ने अंजाम दिया। वो लोग इस दरख्त को इसलिए काट रहे थे कि इसके बड़े बड़े स्लाइसेस कट करके म्यूजियम में रखे जा सके। इस तरह का एक पूरा स्लाइस अमेरिका के न्यूयॉर्क और लंदन के म्यूजियम में भेजा गया। वहां पर इन स्लाइसेस को डिस्प्ले करके लोगों को यह बताया जाता था कि एक दरख्त किस कदर कदीम हो सकता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस सफर में एक जीता जागता और हजारों साल पुराना दरख्त कट गया। इसे मार्क ट्वेन ट्री इसलिए कहा जाता है कि यह तकरीबन उसी जमाने में काटा गया जब मशहूर अमरीकी मार्क ट्वेन राइटर की शोहरत अपने उरूज पर थी। दरख्त के नाम को इस राइटर की मकबूलियत के साथ जोड़ दिया गया। आजकल लोग समझते हैं कि यह एक बड़ी गलती थी कि इतना अजीम कुदरती उजूबा काट कर जाय कर दिया गया, क्योंकि यह जिंदा रहकर हजारों साल तक और भी कुदरती तारीख का हिस्सा रह सकता था। दरख्त के काटे जाने के बाद इसका बाकी बचा हुआ स्टंप आज भी बिग स्टंप पिकनिक एरिया में मौजूद है। दोस्तों, इस आदमी के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। स्क्रीन पर नजर आने वाले इस शख्स का नाम शिल्सी सर्टीज है। यह शख्स 10 सितंबर सन 1901 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुआ। इस बीमारी को माइक्रोसेफेली कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से इंसान का सर छोटा रह जाता है और उनका दिमाग भी पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता। इसीलिए इस शख्स का दिमाग भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह था। बेशक वो जिस्मानी लिहाज से नशव नमा पा रहा था, मगर उसे बोलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसीलिए वो सिर्फ कुछ ही अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता था, मगर उसका दिल बिल्कुल साफ था। उस जमाने में लोग ऐसे मासूम लोगों को समझने की बजाय उनसे दूर भागा करते थे। मुआशरा ऐसे लोगों को एक अलग नजर से देखता था और कभी कभी ऐसे लोगों का मजाक भी बनाया जाता था। शिलिट्जी को बचपन में ही उसके वालिदैन ने छोड़ दिया था, इसीलिए वो जल्द ही सर्कस साइड शो में पहुंच गया। उस जमाने में लोग ऐसे शोज बहुत शौक से देखा करते थे और लुत्फ अंदोज हुआ करते थे, क्योंकि उस दौर में एंटरटेनमेंट का यही एक जरिया हुआ करता था। अब शिलिट्जी का काम इसमें खड़े होकर लोगों को अपना आप दिखाना होता था। ये सर्कस में लोगों को अपना आप दिखाकर पैसे वसूल करते थे और उनकी कमाई का यही जरिया था। उनको स्कर्ट टाइप कपड़े पहना दिए जाते थे, इसलिए कभी कभी लोग उनको लड़की भी समझ लिया करते थे। मगर इस आदमी को अपने शो के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे। इस काम के बदले उसको खाना और रहने के लिए जगह दी जाती थी। सर्कस में काम करने के बावजूद लोग उसको ज्यादा नहीं समझते थे। लोग उसको देखकर हंसी और मजाक उड़ाते थे या फिर उसको अजीबोगरीब नजरों से देखते थे। कई बार उसे अजीबोगरीब इंसान भी कहा गया, मगर इस आदमी को जब भी कहीं से थोड़ा सा प्यार मिलता तो ये इंतहाई खुश हो जाता था। इसे कई बार सर्कस में अडैप्ट भी किया गया। कभी कोई मैनेजर उसे अपने साथ रखता तो कभी कोई आदमी उसे अपने साथ ले जाता। कभी कभार उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता। सन 1932 में उसे एक फिल्म में आने का मौका मिला। इस मूवी का नाम फ्रीक्स था। यह फिल्म सर्कस पर परफॉर्मेंस के गिर्द घूमती थी। उसने भी इस मूवी में अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया था, मगर इस मूवी को करने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई खास तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी। वो सर्कस में ही वापस चला गया और वहीं पुरानी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, ये सन 1918 की बात है। एक जर्मन पायलट जिसका नाम रेड ब्राउन था, वैसे तो इस शख्स का असली नाम मैनफ्रेड वॉन रिच्टहोफेन था। इसका ताल्लुक जर्मनी के एक अमीर फौजी घराने से था। ये 2 मई सन 1892 को जर्मनी के शहर ब्रास्लो में पैदा हुआ, जो अब पोलैंड का हिस्सा है। बचपन से ही इसे घुड़सवारी और शिकार का शौक था।
ये सुर्ख रंग का एक लड़ाका तैयारा उड़ाता था और इसी निस्बत से इसका नाम रेड बैरन रखा गया था। इस आदमी को वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे खतरनाक आदमी कहा जाता है। दरअसल इसने 80 से ज्यादा अपने दुश्मन के तैयारों को गिराया था और उसने अपने दुश्मनों पर बहुत से हमले भी किए थे। ये कितना खतरनाक पायलट था, इस बात का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश फौज इसको इज्जत देती और डर की नजरों से देखा करती थी। 21 अप्रैल सन 1918 को रेड बैरन के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से ये पायलट आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल ये शख्स 21 अप्रैल को अपने रेड जहाज के साथ फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था। इस पायलट के पीछे इसका एक दुश्मन पायलट था। इस पायलट का नाम कैप्टन आर्थर था। कैप्टन आर्थर रेड पर हमला कर रहा था। उसके अलावा जमीन पर ऑस्ट्रेलिया की फौज खड़ी थी, यानी रेड बैरन पर जमीनी और फजाई दोनों तरह के हमले हो रहे थे। थोड़ी ही देर में उसे एक गोली लगी। गोली सीधा उसके सीने पर लगी थी, मगर फिर भी उसने अपना जहाज हिफाजत के साथ जमीन पर लैंड कर लिया। अब फौज ने देखा कि रेड बैरन की मौत वाक़ई हो चुकी है। अब चूंकि ये पायलट पहली आलमी जंग का सबसे खतरनाक तरीन पायलट था, इसलिए ये सवाल उठने लगे कि उसको गोली किसने मारी थी। क्या ये फजाई फायरिंग से मरा या इसको जमीन से किसी ने गोली मारी थी? यहां पर लोगों के बहुत से नजरियात भी सामने आए। बाद में उसके जिस्म का पोस्टमार्टम किया गया, मगर आज तक ये मालूम नहीं किया जा सका कि ये शख्स किस गोली से मारा गया था। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलवी अफवाज इसकी मुखालिफ अफवाज थीं, मगर उन्होंने बेहतरीन अकीदत और शान शौकत के साथ इसे दफन किया। यहां तक कि ब्रिटिश आर्मी ने रेड बैरन को सलामी भी पेश की थी। इसको आज भी तारीख का सबसे मशहूर फाइटर पायलट माना जाता है। इसके कारनामे किताबों, फिल्मों और गेम्स में भी दिखाए गए हैं। इसका नाम बहादुरी, फिजाई हिकमत अमली और जंगी महारत की अलामत बन गया। ये एक ऐसा पायलट था जिसने अपनी महारत और सुर्ख जहाज की वजह से जंगी दुनिया में अलग शनाख्त बनाई थी। दोस्तों, जापान में इमारतों को इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता जलजला आ जाए और वो शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये इमारतें हिलती रहेंगी, मगर अपनी जगह से जमीन बोस नहीं होंगी। इनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स कहा जाता है। वहां के इंजीनियर्स ने खुसूसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन के हिलने से इमारतें भी इसके साथ हिलती हैं, मगर तबाह नहीं होती। ये बहुत दिलचस्प टेक्नोलॉजी है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जापान में एक सिस्टम मौजूद है जो जलजले के आने से कुछ सेकंड पहले सबको सिग्नल भेज देता है, और इस अलर्ट की वजह से लोग अपने कारोबार बंद करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। उन लोगों के मोबाइल फोन्स में भी अर्थक्वेक अलर्ट आ जाता है। उनके फोन में एक बीप होती है और लोग तैयार हो जाते हैं।